कि भारत देश है आपन आओ नोचा जाए, और पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए, और पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो, पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो, फिर नवायंग उछाल के आंसू पोछा। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो। विरोध अपनी जगह पर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आदेश है। तो टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो, और जो फेल हुई हो तो हुई हो सस्पेंड, हुए जिंदगी की झंड टूट जाए घमंड, जेब हुई जाए ठंड, टीटी पास करो, वो टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो पड़े रहते हैं। मेरा नाम है विकास तिवारी और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एपिसोड आवाज अवध में। आज मैं आपको एक नई शख्सियत के साथ मिलवाऊंगा जो एक साहित्यकार भी हैं, एक कवि भी हैं और एक कुशल वक्ता के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय रवींद्र पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। तो जो आज हमारा मुख्य विषय है, आपसे जुड़ी चीजें, समाज से जुड़ी चीजें और आज की वर्तमान परिदृश्य से जुड़ी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जैसे बताया आपने कि रविंद्र कुमार है। मैं एक शिक्षक भी हूँ और साहित्य क्षेत्र में कविताएं करता हूँ और विशेष रूप से हास्य व्यंग्य की कविताएं करता हूँ। और हास्य व्यंग्य इसलिए क्योंकि आज के समय में लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन है कि लोग हंस नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। व्यक्ति को चाहे वो ज्ञान से हो चाहे वो उसकी निजी समस्या हो, वो उसके अंदर से मुस्कान गायब हो गई है। तो मैंने देखा अपना क्षेत्र क्यों ना एक चेहरे पर मुस्कान लाई जाए, तो हास्य व्यंग्य की बातें मैं करता हूँ और सहज बातें करने की कोशिश करता हूँ। जी, जो आज तत्कालिक जो समय है वो नवरात्रि का समय चल रहा है जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो बात यहीं से हम शुरू करते हैं कि अपने अवधी भाषा में या फिर अपनी भाषा में नवरात्रि के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को सुनना चाहेंगे। देखिए, नवरात्रि, सबसे पहले आपको जय माता दी। जी आपको भी। नवरात्रि की बेला आई लख लख बार बधाई, नवरात्रि की बेला आई लख लख बार बधाई, और भक्तों को सब खुशियां देने आई है महामाई, ज्ञान की ज्योत जलाने आई माता जोता वाली, और आधि बेआधि उपाधि के दुख को काटेगी माँ काली, बजाओ हिलमिल ताली, वाह वाह। है कविता होने वाली। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो जो दूसरा विषय है आज के वर्तमान समय को देखते हुए, तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के, हालांकि अवधि के कई ऐसे कवि हैं जो उस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी सुनना चाहूंगा कि आज की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा विषय है। मैं राजनीति करता नहीं हूं, लेकिन मैंने पूर्व की राजनीति और आज की राजनीति में कुछ जो अंतर देखे हैं, ये मेरा अपना विचार हो सकता है, जो मैंने कभी कभी महसूस किया है कि कुछ लोग मानते हैं कि भारत देश है आपन आओ नोचा जाए। वाह, क्या बात। भारत देश है आपन आओ नोचा जाए, और पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए। लोग ऐसा मानते हैं जी। कि पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए। एक दौर था जब हमारे नेता कहते थे तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। अपने छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर अपने आप को झुलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहे। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन मायने नहीं रखता था, उनके लिए अपना जीवन मायने नहीं रखता था, अपने परिवार का जीवन मायने नहीं रखता था, उनके लिए देश सर्वोपरि था। लेकिन आज कुछ नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि उनके लिए कहना पड़ता है कि वो कहते तो है भारत मेरा है और भारत को मैं प्यार करता हूं, लेकिन कैसे प्यार करते हैं? वो कहते हैं कि भारत देश है आपन
आओ नोचा जाए, और पहले आपन पेट भरो फिर सोचा जाए, और पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो, पहले जन तक चमड़ी विध से खींच लियो, फिर नवायंग उछाल के आंसू पोछा जाए, क्या बात है। नवायंग उछाल के आंसू पोछा जाए। ये राजनीति हो गई है, और मैं बड़ा मन दुखी होता है। ऐसी सोच वालों से देश का विकास नहीं हो सकता, ऐसी सोच वालों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छे दृष्टिकोण के साथ आपने भारतीय राजनीति को प्रस्तुत किया है। जी। और जो दूसरी बात हम करेंगे आदरणीय रविंद्र जी, वो ये रहेगी कि हालांकि आप एक शिक्षक हैं, वर्तमान में आप कार्यरत हैं और जी। आपका अपना विद्यालय भी है, और शिक्षा को लेकर के जो वर्तमान समय में उठापटक चल रही है, उसमें हालांकि भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टेट को लेकर नए आदेश दिया है। जी। तो उस आदेश को आप कैसे देखते हैं, जो कि शिक्षकों के लिए जो टेट अनिवार्य किया गया है, तो उस परिदृश्य को आप अपने, अगर आप अपने व्यक्तिगत रूप में देखें तो कैसे देखेंगे? ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा करके बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, जी जी, नाराज तो होंगे ही। और मैं कुछ कहूंगा तो फिर बात आगे तक चली जाएगी, क्योंकि देखिए गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि सही किया है। तो कोर्ट से बढ़कर तो हम लोग है नहीं। मैं तो बस एक ही बात कहता हूं कि टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो। विरोध अपनी जगह पर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आदेश है। तो टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो, और जो फेल हुई हो तो हुई हो सस्पेंड, हुए जिंदगी ई झंड टूट जाए घमंड, जेब हुई जाए ठंड, टीटी पास करो, हो टीटी पास करो गुरु नहीं हो वो सस्पेंड, टीटी पास करो। आप सभी चीजों को जिस तरह से एक कवि के रूप में ला करके कविता में पिरोते हैं, वाकई में वो ये काबिल तारीफ है। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी विषयों को कविता के माध्यम से लाकर समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो नया जो विषय आ रहा है, जो नया प्रश्न पूछने का दौर आ रहा है, वो ये है कि जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, वर्तमान में यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो सबसे तेज मुद्दा चल रहा है वो है छुट्टा जानवरों का। और जिसको लेकर के मैंने पिछले एपिसोड में, हमारे एक गेस्ट थे अवधेश रंजन तिवारी जी, ओदी के कंटेंट बनाते हैं, तो मैंने उनसे भी इस विषय पर चर्चा किया था कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं जो वर्तमान में ग्रामीण परिवेश में ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। और यदि मैं इसी मुद्दे को आपके सामने रखता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण में इसको कैसे रखते हैं, तो आप अपना दृष्टिकोण जरा साझा करें इसके माध्यम से। मैं पहली चीज तो ये है कि अगर आप गाय को छुट्टा जानवर कह रहे हैं तो मैं गाय को जानवर मानता ही नहीं। बिल्कुल। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो कहने वाले ने कहा कि भैंस का। तो उस संत से पूछा गया कि आप तो संत हैं, आप कह रहे हैं कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है, किस जानवर का दूध अच्छा होता है? तो उन्होंने कहा कि भैंस का। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, गाय का दूध क्यों नहीं? उस संत ने कहा बड़े सहज भाव से कि पगले, गाय जानवर नहीं है। क्या बात है, वास्तव में गाय देवी है, गाय माता है। गाय को जानवर कहने की हिमाकत न करे कोई। भारतीय संस्कृति में गाय जानवर नहीं है। भारतीय संस्कृति में जिस देश में हम पैदा हुए हैं, वहां गाय हमारे विकास की, हमारे सनातन धर्म की धुरी रही। हम नहीं जानते क्या कामधेनु, हम क्या नहीं जानते कपिला गाय को? और गायों से तो भगवान कृष्ण ने 1 लाख गौओं का चारण करके हमारी संस्कृति को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। और आज वही भारतीय समाज गायों को छुट्टा और जानवर कह के पुकार रहा है। इससे मुझे बड़ी पीड़ा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये अलग बात है, लेकिन जो पीड़ा की बात है और जो सच्चाई है वो ये है। कुछ लोग कहते हैं सरकारें जिम्मेदार हैं, कुछ लोग नेता को कहेंगे, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं इसमें सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पांडे हुए, तिवारी हुए, सुकुल हुए, मिसिर हुए, कोई भी हो। कोई कविता इसमें? सारे लोग। मैं कविता फिर वही बात हो जाएगी कि कह देना हकीकत लाजिम है, चुप रहना सबसे बेहतर है, कुछ लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो
सुनो पाड़े मिस्र द्विवेदी। क्या बात। सबकी बात कह रहा हूं, जी। यहाँ जो 2-3 नाम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही, मैं सबको समाहित कर रहा हूं कि सुनो पाड़े मिस्र द्विवेदी। गाय कह रही है अपनी व्यथा। समस्त संसार हिंदू और जो भी पृथ्वी पर जो दूध पीता है और जो बालक, जिसका बालक दूध पीकर बड़ा होता है, उन सभी जनमानस से गाय कहती है कि सुन पाड़े मिस्र द्विवेदी, कब तक यह दुर्गति होगी। जो मेरी दुर्दशा है, कब तक यह दुर्गति होगी, कोई तो हमें बचाए। अरे एक दिना की होए तो सहलू, रोज सहा ना जाए। आप देखते नहीं हैं, क्या बात। किसी के दरवाजे पर गाय चली जाए, वहां से मार के भगा देते हैं। सड़क पर खड़ी हो जाए तो सड़क पर चलने वाले उसको मारते हैं। वो खेतों में चली जाए तो बाड़बंदी हुई पड़ी है। गायों के लिए कोई जगह नहीं बची पृथ्वी पर, कहां चली जाए वो। कि सुन पाड़े मिस्र द्विवेदी, कब तक यह दुर्गति होगी, कोई तो हमें बचाए। अरे एक दिना की होए तो सहलू, रोज सहा ना जाए। सुन पाड़े मिस्र द्विवेदी। फिर कहती है कि कितनों ने दम तोड़ दिए हैं। हम उसी संस्कृति से आते हैं जहां पहला निवाला गाय को दिया जाता था। बिल्कुल सही। कितनों ने दम तोड़ दिए हैं, कितने बने आवारा। एक शब्द है आवारा। जो लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आवारा शब्द किसके लिए लगता है? और गाय जबकि हमारी माता है, उसके लिए आवारा शब्द। कितनों ने दम तोड़ दिए हैं, कितने बने आवारा, कितने कट कर घायल हो गए, पानी मिले न चारा, ना चारा ना चारा। अरे पूछ रही है गौ माताएं, कब यह विपत्ति कटेगी। सुन पाड़े मिस्र द्विवेदी। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने अपने खेतों में केवल बाड़बंदी नहीं करी कि हे मानो मैं मां हूं तेरी, क्यों मुझको तरसाए। और तार कटीले बिजली के झटकों से मुझको तड़पाए, तड़पाए, तड़पाए। हे मानो, मैं पूछ रही है गाय कि हे मानो मैंने अपने बछड़े के हिस्से का दूध तेरे बच्चे को पिलाया था, अपने बच्चे के हिस्से का निवाला तेरे बच्चे को इसी दिन के लिए दिया था। अरे मैं तो भूसा खाती हूं, मैं तो सूखे तिनके खा करके तुम्हारे लिए दूध देती हूं, अमृत देती हूं, और अपने बच्चे का निवाला छीन कर देती हूं। हे मानो मैं मां हूं तेरी, क्यों मुझको तरसाए। और तार कटीले बिजली के झटकों से मुझको तड़पाए, तड़पाए, तड़पाए। और अपने मां की ऐसी दुर्गति, तेरी क्या गति होगी। वाह। सुन पाड़े मिस्र द्विवेदी। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस सनातन धर्म में गाय को अपनी माँ से ऊपर भी दर्जा दिया जाता है। 33 कोटि के देवता। बिल्कुल बिल्कुल। और उस गाय की यदि इस समाज में ये दुर्गति हो रही है तो हम सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कहीं ना कहीं। मगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हालांकि बाद में इसको लाखों लोग देखेंगे, रविंद्र जी, यदि मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या वो विकल्प हो सकता है जिससे कि गाय माता को सुरक्षित रखा जाए और जो किसानों की भी पीड़ा है उसका भी निदान हो, तो क्या माध्यम हो सकता है? क्या उस माध्यम पर भी हम चर्चा कर सकते हैं थोड़ा? मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर गाय नहीं रहेगी, गाय जानवर नहीं, अगर गंगा नहीं रहेगी, गंगा नदी नहीं, तो फिर भारतीय संस्कृति और जो हमारा वजन है, जो हमारी धाक है, पहचान है, वो धूमिल हो जाए। ऐसे कुछ दिन और रहे, एक कवि घनश्याम जी लिखते हैं कि ऐसे कुछ दिन और रहे तो गाय ने क्यों जिए हैं, और पंडित जी गौदान का तरसे बछिया कहाँ छुई हैं, तो हुई है भैंसी के तबेला हम किसानी का करी। तो अगर यही स्थिति रही तो गाय केवल पृथ्वी की ही समस्याओं का निदान नहीं करती। गाय एक ऐसा प्राणी है, ऐसी देवी है कि जब अंतिम सांसें व्यक्ति ले रहा होता है, गाय कहती है कि तेरी प्रथम, तूने जब सांस प्रारंभ करी पृथ्वी पर, तो जो पहला निवाला होगा
वो मैं दूंगी। और जब तू जाने लगेगा तो तेरी चिता पर भी मेरी ही उपले रखी जाएंगी, मेरी ही गोबर का उसका जो उपले बनाई जाती है वही रखा जाता है। वहां तक तेरा साथ निभाऊंगी। अरे मेरे बच्चे, मैं केवल दूध नहीं पिला रही, मैं इस पृथ्वी से जब तेरी आत्मा जाएगी तो उस आत्मा को भी मोक्ष के धाम तक ले जाने का काम मैं और मैं करूंगी। क्या बात। एक एक कल्पना करके देखिए, गाय नहीं रहेगी। हमारे पूर्वज जब अंतिम सांस ले रहे होते हैं, जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, तो कहते हैं लोग गाय का पूछ इनको छुआ दे, गाय की पूछ छू। अरे जिसकी पूछ पकड़ करके हम भव सागर तर सकते हैं, हम मोक्ष तक जा सकते हैं, उस गाय की ये दुर्दशा हमें और हमारे सभी दर्शकों को ये सोचना पड़ेगा कि गाय इस समस्या नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो गए। गाय समस्या नहीं थी, हमारी गैर जिम्मेदारी ने उसको समस्या बना दिया है। मैं सभी से यही कहूंगा और हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, गाय को जानवर न माने। जैसा कि भाई साहब ने बताया गाय के विषय में, तो ये हम सबके लिए एक प्रश्न लग रहा है, क्योंकि जितने भी सनातनी हैं, जितने लोगों के घर में गाय रहती है, यदि उसी गाय की दुर्दशा 4 दिन बाद होती है तो हम सब अपने प्रति जिम्मेदार नहीं, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको गंभीरता से सोचा जाए और इसके विकल्प के रूप में क्या विषय हो सकता है उस पर भी विचार किया जाए। तो जो अन्य विषय हमारा रहेगा समाज से जुड़ा हुआ और नैतिकता से जुड़ा हुआ, तो 1-2 विषयों पर मैं आपसे और चर्चा करूंगा। वर्तमान समय में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? जो कि आप देख रहे हैं कि कुछ युवा तो अल्कोहलिक हो रहे हैं, कुछ युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, आपके माध्यम से युवाओं को क्या संदेश जाना चाहिए? युवाओं में जब से सोशल मीडिया का दौर आया, नई चीज सीखने की जो चाहत होती है, जो पढ़ने की इच्छा होती है, वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कम हो रही है। हमारा युवा मनोरंजन में ज्यादा ध्यान दे रहा, वो सोचता है कि वो किसी का या तो फॉलोअर है या तो वो खुद फॉलोअर बनाने के चक्कर में है। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन मेरा मानना है वो कुछ नया क्रिएशन नहीं कर रहा, वो घूम घाम करके कुछ रील, कुछ फोटो, कुछ वीडियो तक सारी दुनियादारी चल रही है। स्वामी विवेकानंद ने रील का ध्यान नहीं दिया। अध्ययन युवाओं में समाप्त हो रहा है। वो जो गर्मी होती है ना, वो जो पाने की इच्छा शक्ति होती है, वो धीरे धीरे युवाओं में मैंने देखा है खत्म हो। और मैं एक शिक्षक हूं, मैं देखता हूं हमारे यहां बच्चे आते हैं, अच्छी से अच्छी बातें उनको सिखाओ, उनको समझ में नहीं आती। और मुझे याद है एक संत महात्मा कह रहे थे कि अगर आप एक ब्रेड लीजिए ठंडा ब्रेड, उसके बाद ऊपर मक्खन लगाइए। मक्खन ब्रेड का लोग नाश्ता बहुत करते हैं, उस पर चाहे जितनी मक्खन लगाते जाइए, मक्खन का कोई भी कण ब्रेड के अंदर नहीं जाता। और वहीं अगर कोई हल्का सा गुनगुना ब्रेड हो, थोड़ा गर्म ब्रेड हो, उसके ऊपर थोड़ा सा भी मक्खन डालेंगे तो पूरा मक्खन नीचे तक चला जाता है। युवाओं में वो गर्मजोशी नहीं दिखती, ज्ञान को अपने अंदर खींचने की वो ललक नहीं दिखती। अब चाहे जितनी अच्छी चीज है, चाहे जितना अध्यापक अच्छा हो, चाहे जितना परिवेश अच्छा हो, अगर वो गर्मजोशी नहीं रहेगी युवाओं में, तो फिर वो अच्छी चीजें वो अंदर अपने ले नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि ज्यादातर युवा मनोरंजन में ज्यादा समय गुजार रहे हैं। मैं सबसे यही कहूंगा, बच्चों से आज यही कहूंगा कि आप रील नहीं, रियल बनेंगे। एक दिन जब रियल बन जाएंगे ना, तो आपके ऊपर रील बन जाएगी। पहले सचिन तेंदुलकर रियल जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में उन्होंने ऊंचाई प्राप्त कर ली। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब ने पहले एक जिंदगी बनाई, एक मुकाम हासिल की, उसके बाद हजारों रील उन पर वायरल कर दो। आज की स्थिति यह है, युवा अपनी रियल लाइफ पर ध्यान न देकर के रील लाइफ पर ध्यान दे रहा है। मैं सबसे यही कहूंगा, पहले अपनी रियल लाइफ बनाइए, रील तो अपने आप बन जाएगी, लोग स्वयं फॉलो करेंगे आपको। अभी आज मैं बच्चों से पूछता हूं तो कहते हैं सर हमारे फॉलोअर नहीं बन रहे हो। हमने कहा ऐसा किया क्या तुमने? कुछ ऐसा करोगे फॉलोअर बनेंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं जो विदेशों से आते हैं, हम उनका कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनको, दशरथ माझी ने जो कार्य किया, जो हमारे कई, सुभाष चंद्र बोस ने जो कार्य किया, ऐसा कोई कार्य करे, स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया, फिर फॉलोअर अपने आप बनते हैं, कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही। तो जैसा कि मैंने आपको कई मंचों पर भी कवि सम्मेलन में भाग लेते हुए देखा है और बेहतर संचालन के लिए भी क्षेत्र में आप जाने जाते हैं, तो इस
कवि सम्मेलन के इस दौर में, इस नई जिंदगी में कोई एक कविता जो आपको, आपकी सबसे फेवरेट कविता हो, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हालांकि आप अभी तक आपने बहुत कविताएं सुनाई जो कि हर क्षेत्र में एक नया संदेश देती है, अभी बट आपको जो व्यक्तिगत कविता अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? पिछले दिनों भी मैं उत्तराखंड में था, वहाँ एक विश्वविद्यालय में एक सम्मान समारोह में शामिल हुआ, और आने वाले दिनों में राष्ट्र विभूति सम्मान से भी मुझे 2 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, मेरी तरफ से आगामी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। चयनित हुआ हूँ अपने यहाँ से। कविताएं, देखिए, मंच और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। मंच में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि श्रोता जैसा सुनना चाहते हैं, दर्शक जो देखना चाहते हैं वही करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने जो मन से एक गीत लिखे थे, वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, किसी आप हलवाई से कहेंगे आप अपनी कोई बढ़िया सी मिठाई बताओ, उसके लिए तो सारी अच्छी है। सही है। बट मैं भारत देश के ऊपर 4 लाइनें जो मुझे बहुत बार मैंने बच्चों के बीच में पढ़ा है। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। क्यों है? भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, सबके दिल में बसा है ये प्यारा हिंदुस्तान। वाह, सबसे क्या बात। प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत और वास्तव में बहुत अच्छा है ये। तो हमने आपसे बहुत बातें की और आपसे वास्तव में मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंत में हमारी इस आवाज अवध के जो श्रोतागण हैं, जो इसको देखने वाले, फॉलो करने वाले लोग हैं, आपको उनका क्या संदेश रहेगा? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवाज अवध एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इसकी गूंज जा रही है। और संदीप जी ने, आपने ये जो उपक्रम चलाया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अवध की आवाज गूंजेगी। अवध तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में वैसे ही प्रचलित है। इसकी आवाज और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं अवध से जुड़ी हुई, उनको विश्व के पटल पर लाने का जो उद्देश्य संदीप जी ने प्रारंभ किया है, और निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। और पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, पूरे देश में इसकी गूंज है। और आवाज अवध बेशक अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन प्रारंभिक दौर में भी जिस तरह से लोगों का प्यार इस प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत आगे जाने वाला है और आपका कार्यक्रम बहुत आगे जाएगा। निश्चित रूप से इसको बहुत प्यार मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हर विषय पर अपनी कविता तैयार करने वाले और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय रविंद्र पांडे जी, जो कि एक माने जाने कवि हैं अवध क्षेत्र के अंतर्गत, जिन्होंने हर उस विषय को छुआ है जो कि आज के समाज का ज्वलंत मुद्दा है, और उन्होंने उस पर अपना विचार भी दिया है। एक शायराना रूप में एक कवि की जो बातें होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आपने इस सार्थकता को भी दिखाया हमारे दर्शकों को, और आपने हर पहलू को छुआ है जो कि आज समाज के लिए एक आईना हो सकता है। तो अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाया जिन्होंने आपको बहुत ही, मुझे उम्मीद है कि मनोरंजन किया होगा आपका। और आपने जितनी भी बातें कही वो आज वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारतीय समाज के युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, प्रौढ़, तरुण और हर व्यक्ति या हर वर्ग के लिए एक नया संदेश देता है। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आवाज अवध आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और एक बार फिर आपको एक नई शख्सियत के साथ मिलवाएंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय अवध, भारत माता की जय। धन्यवाद। थैंक यू।